लोक प्रशासन एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज का शीर्षक है नौकरशाही। हम नौकरशाही के अर्थ और इसके विभिन्न प्रकार के बारे में जानेंगे, विशेषकर मॉक्सटिन मार्क्स के संदर्भ में। तो आइए सबसे पहले देखें नौकरशाही से हमारा क्या तात्पर्य है। तो आप जानते हैं कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक तो अस्थायी कार्यपालिका, जिसे हम राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं, और दूसरी स्थायी कार्यपालिका, जिसे आमतौर पर नौकरशाही की संज्ञा दी जाती है। तो लोकतंत्र में राजनीतिक कार्यपालिका जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का समूह होता है। हम जानते हैं कि हम जो अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं उसमें से ही जो बहुमत दल के जो नेता होते हैं वही अपने केंद्र में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य उसी में से चुने जाते हैं, और राज्यों में विधानसभा में जिस दल का बहुमत होता है वह अपना मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन करता है। तो ये जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अथवा मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद राज्यों में ये जो है ये राजनीतिक कार्यपालिका है। अर्थात विधानमंडल राज्यों में जो कानून बनाती है उसको क्रियान्वित करने की जो जिम्मेदारी है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की होती है। इसी प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की होती है। तो कार्यपालिका यह राजनीतिक कार्यपालिका है जिसका हम एक आम जो जनता है वो उसका गठन करती है। जबकि नौकरशाही जो है ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों का और कह सकते हैं एक ऐसा समूह है जो अपने कार्य को करने में विशेषज्ञ है, और इनकी नियुक्ति की जाती है, इनका चयन नहीं होता, और इनकी नियुक्ति जो है उसी राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा की जाती है जो हमने चुना है। तो इस प्रकार से जनता राजनीतिक कार्यपालिका का निर्वाचन करती है, और राजनीतिक कार्यपालिका जो है वह स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही जिसे हम कहते हैं उसका चयन करती है। परंतु यह जो चयन होता है वो स्पष्ट नियम प्रक्रियाओं के अंतर्गत उसके आधार पर किया जाता है, योग्यता के आधार पर किया जाता है, और इसमें मनमानीपन नहीं किया जाता। वैसे कार्यपालिका जिस कार्यपालिका की बारे में हम चर्चा कर रहे हैं नौकरशाही जो स्थायी कार्यपालिका है उस सभी देशों में प्रायः योग्यता आधारित जो है नियुक्तियां की जाती है, और इसके लिए विशेष संस्थाओं का निर्माण भी किया जाता है। ऐसी जो संस्थाएं होती हैं वो संवैधानिक भी होती हैं और जो है राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा गठित भी होती हैं। तो कुल मिलाकर लोक सेवकों का जो समूह होता है उसको हम आम बोलचाल की भाषा में नौकरशाही भी कहते हैं। आगे हम देखें नौकरशाही की क्या परिभाषा है। वैसे तो नौकरशाही जो है वो उसका शाब्दिक जो अर्थ है वो है डेस्क सरकार, है ना। अगर फ्रेंच भाषा में इसको देखें तो इसको डेस्क सरकार या हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नेंस थ्रू डेस्क। डेस्क वो होता है मेज कुर्सी जिस पर बैठकर जो है अपना काम करते हैं। कार्यालयों में जो पदाधिकारी होते हैं वो डेस्क पर बैठकर काम करते हैं। तो ऐसा आभासी तौर पर प्रतीत होता है कि जो सरकार है वह मेज और कुर्सी पर बैठकर चलाई जा रही है। इसीलिए इसको आप विनोद के रूप में कह लीजिए या हास्य व्यंग्य के रूप में कह लीजिए कि वह सरकार जो कुर्सी टेबल पर बैठकर चलाई जा रही है उसको हम डेस्क सरकार कहते हैं। और जब ये शब्द जो ब्यूरोक्रेसी है इसको कॉइन किया गया था विंसेंट डी गॉर्नी द्वारा, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है एक व्यंग्य तो छुपा हुआ था कि वह सरकार जो लोगों के बीच नहीं जाती, लोगों की समस्याओं को अनुभूत नहीं करती, उनका अनुभव नहीं करती, और वो जो है कुर्सी मेज पे बैठकर कमरे के अंदर फैसले करती है और वहाँ से शासन चलाती है। तो ये जो एक पृथकत्व की भावना है जनता और अधिकारियों के बीच, उसके ऊपर एक व्यंग्य के रूप में इसको कहा गया था कि ब्यूरोक्रेसी यानी कि एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो जनता से दूर रखकर कमरों में बैठकर कार्यालयों में बैठकर कुर्सी मेज टेबल पर बैठकर चलाती है सरकार। और इसलिए ये जो सरकार होती है वो
न तो जनता की ज़रूरतों को समझती है, अपने मनमाने तरीके से जो है वो कार्य करती है। इसमें एक जो है कह सकते हैं डिस्टेंस है, यानी कि जो सेवक है, जो शासक वर्ग है और जो कह सकते हैं उसके अंतर्गत कार्य करने वाले जो अधिकारी वर्ग हैं और जो सेवित वर्ग हैं, इनके बीच एक बहुत बड़ा गैप है। इसलिए जैसे कि लोकतंत्र की परिभाषा सामान्यतः कहा जाता है कि जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा एक ऐसी शासन व्यवस्था, उसी तरह ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी व्यंग के रूप में कहा जाता है कि यह है ना एक ऐसी सरकार है जो डेस्क की सरकार है, डेस्क के द्वारा संचालित की जाती है और डेस्क के लिए चलाई जाती है। तो इस परिभाषा में जो व्यंग छिपा हुआ है वो ये है कि इसमें जो जनता है वो कहीं दिखाई नहीं देती। तो खैर ये तो एक जो है नकारात्मक ध्वनि है नौकरशाही की। और नौकरशाही जैसे हमारी जो भाषा है, हम जिस ब्यूरोक्रेसी को नौकरशाही कह रहे हैं वो अपने आप में वह भी व्यंग उसके अंदर छिपा है। उसके अंदर ये बात कही जा रही है कि है तो ये नौकर, जनता के नौकर, सरकार के नौकर, परंतु इनका आचरण शाह की तरह है, यानी कि ये जनता के प्रति न तो उत्तरदायी है और न जनता की आवाज़ सुनते हैं। ये अपने शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, मनमानापन करते हैं, इसलिए आचरण जो है शाह की तरह। तो नौकर जो शाह की तरह आचरण करे, नौकरशाही। तो आप देखिए हिंदी भाषा में भी जो है ब्यूरोक्रेसी को नौकरशाही के रूप में, एक व्यंग के रूप में ही इसको संज्ञा दी गई है। तो नकारात्मक अर्थों में जैसा हमने देखा कि यह कार्यालयों में अत्यधिक शक्ति के केंद्रीकरण, साथ ही राज्य के क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भी अधिकारियों द्वारा लोक जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप की जो एक प्रवृत्ति है, उसकी वजह से इसको नौकरशाही कहा जाता है। यानी अपने शक्ति को बहुत बढ़ाना और अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर और नागरिक जीवन में हस्तक्षेप करना और उनकी स्वतंत्रता का हनन करना, ये जो है बड़ी नेगेटिविटी इस शब्द के साथ जुड़ी हुई। इसलिए नौकरशाही शब्द जो है, जो उससे जो ध्वनि निकलती है बड़ी नकारात्मक है। ऐसा लगता है कि मनमानेपन और जो है कह सकते हैं अपने मर्जी से काम करने वाले लोग हैं और बड़े सुरक्षित हैं नियम प्रक्रियाओं के आड़ में, और जनता के अधिकारों की का हनन भी करते हैं और कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है इनका जनता के प्रति। इसलिए जॉन एविक जो है वो कहते हैं कि विकृति और परिहास में नौकरशाही अधिकारियों द्वारा राजकार्यों में धोखाधड़ी, मनमानेपन, अपव्यय, अधिकारीपने और साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का प्रतीक है। तो ये सारी बुराइयां हैं जो नकारात्मक रूप में नौकरशाही शब्द बोलते ही हमारे दिमाग में आ जाती है। ऐसा लगता है कि ये नौकरशाही का मतलब ऐसा है, ये तो अपने मर्जी से काम करने वाले अधिकारी लोग हैं जो राज्य की शक्तियों का प्रयोग करते हैं और इनका उद्देश्य अपने अधिकार को बढ़ाना होता है। लेकिन सकारात्मक अर्थ में नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी या सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिसको कहिए, प्रशासनिक तंत्र कहिए, यह अनुभवी, विशेषज्ञ और उत्तरदायी लोक सेवकों का एक ऐसा वर्ग है जो राजनीति से तटस्थ रहकर शासन कार्यों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो नकारात्मक अर्थों में या व्यंग के रूप में नौकरशाही जो है उसके कह सकते हैं कि उसके जो रिफ्लेक्शंस हैं, उसके कार्यों के जो से जो आभास होता है या उनको उनके व्यवहार को देखकर आभास होता है, वो बड़ा नकारात्मक है। लेकिन अगर हम सही तरीके से देखें तो हैं कौन ये लोग? और ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध की, परीक्षाएं पास की हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से इन्होंने अपने हैसियत, अपनी काबिलियत और योग्यता के आधार पर इन्होंने पद को प्राप्त किया है। इन्होंने जो है अपने तकनीकी और शैक्षणिक योग्यता को सिद्ध कर कि ये पद के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हैं, इस प्रकार से इन्होंने पद को प्राप्त किया है। सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं जो राजनीतिक नहीं है यानी गैर राजनीतिक पद, उन पदों पर इन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध करके और उन पदों को प्राप्त किया है। और इस प्रकार यह वह वर्ग है जो अपने योग्यता के आधार पर जो है सरकार की विभिन्न भूमिकाओं को का निर्वाह करता है। इसीलिए अगर हम पॉजिटिव सेंस में लें तो नौकरशाही जिसे हम कहते हैं यानी लोक सेवकों का एक ऐसा समूह है जो योग्य है और वो विशेषज्ञ है
और वो नियम प्रक्रियाओं के अंतर्गत रहकर कार्य करता है और अपने कार्यों के लिए अपने जिसको कह सकते हैं मालिक मास्टर या पॉलिटिकल जो मास्टर्स हैं उनके प्रति उत्तरदायी है और उनके माध्यम से वो जनता के प्रति भी उत्तरदायी है। तो ये एक उस व्यवस्था से आप तुलना कीजिए कि जहाँ जो राजा हुआ करते थे या आपके मान लीजिए कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपनी मर्जी से अपने जान पहचान के लोगों को अगर नियुक्त करके और उनसे काम करवाएं तो उसकी तुलना में यह जो ब्यूरोक्रेसी है वो ज़्यादा है ना योग्य और सक्षम लोगों का एक वर्ग है, क्योंकि ये अपनी योग्यता के आधार पर तकनीकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर यह पदों को प्राप्त करते हैं, न कि भाई भतीजावाद या वंश या रक्त संबंधों के आधार पर या हम कह सकते हैं कि स्वामी भक्ति के आधार पर। तो इसलिए हरमन फाइनर जो है इनको एक स्थायी पेशेवर दक्ष और वेतनभोगी कार्मिक वर्ग की संज्ञा देते हैं, यानी यह सरकार के वह कार्मिक वर्ग है जो स्थायी है। यानी जो राजनीतिक वर्ग है वह तो उसकी एक अवधि है 5 वर्ष के लिए। भारत में आप जानते हैं कि जो है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद जो है 5 वर्ष उनका अधिकतम कार्यकाल है, जैसा कि संसद का कार्यकाल या विधानसभा का जो कार्यकाल है उसके अनुसार ही उनका कार्यकाल भी सिंक्रोनाइज्ड होता है। लेकिन ये जो लोग हैं लोक सेवकों का वर्ग ये स्थायी है, सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं पर अधिकारी कर्मचारियों का वर्ग बना रहता है। ये पेशेवर है, पेशेवर का मतलब अपने कार्य को करने में के लिए ही वो एक विशेष प्रकार के कार्य करते हैं, उसी कार्य को करने में वो दक्ष भी हैं और उनको वेतन मिलता है अपने कार्यों के लिए। ऐसा नहीं कि जो वो कार्य करते हैं उससे जो प्राप्त आय है उसी का एक हिस्सा उन्होंने प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं। वो जो काम करते हैं उस कार्य के लिए उनका वेतन निश्चित होता है, यानी उनके कार्यों में से कोई एक अंश उनको वेतन के रूप में है ना नहीं दिया जाता है, चाहे वो कोई सा भी कार्य करे। इसलिए स्थायी है, पेशेवर है, दक्ष है और वेतनभोगी कार्मिक वर्ग है। अच्छा, स्थायी से तात्पर्य नहीं कि ये जीवन पर्यंत कार्य करते रहें, इनकी एक अवधि होती है और वो हम सभी जानते हैं वो सुपर एनुएशन पीरियड होता है जिसके बाद ये रिटायर कर जाते हैं। तो रिटायरमेंट एज अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है, कहीं 58 वर्ष है, कहीं 60 वर्ष है, कहीं 65 वर्ष है और विभिन्न पदों के लिए भी जो है एज ऑफ रिटायरमेंट अलग अलग होता है, लेकिन ये रिटायर करते हैं, ये अपनी सेवानिवृत्त होते हैं। मैक्स वेबर इसे योग्यता, निष्पक्षता, कार्य विशेषज्ञता, स्थायित्व, निरंतरता और आंतरिक नियंत्रण की एक सुसंगत व्यवस्था की दृष्टि से इसे पारंपरिक और चमत्कारिक सत्ता अंतर्गत प्रशासनिक प्रणालियों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ संगठन प्रारूप कहते हैं। तो ये जो हमने यहाँ बात बताई वेबर ने, इसको पारंपरिक और चमत्कारिक सत्ता के अंतर्गत जो प्रशासनिक प्रणालियाँ होती है वहाँ पर जो प्रशासनिक तंत्र होता है उसकी तुलना में तार्किक विधिक सत्ता के अंतर्गत जो प्रशासनिक तंत्र होता है वेबर ने उसको नौकरशाही की संज्ञा दी और अन्य को नहीं दी, और इसको उनकी तुलना में सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक तंत्र कहा है। क्यों, किस वजह से कहा? क्योंकि ये योग्यता की दृष्टि से, निष्पक्षता की दृष्टि से, कार्य विशेषज्ञता, स्थायित्व, निरंतरता और आंतरिक नियंत्रण की सुसंगत व्यवस्था की दृष्टि से श्रेष्ठ है। यानी ये एक ऐसा संगठन प्रारूप है जो चमत्कारिक और पारंपरिक सत्ता के अंतर्गत जो प्रशासनिक तंत्र पाए जाते हैं उसकी तुलना में श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठता का आधार जैसा मैंने बताया निष्पक्षता, कार्य विशेषज्ञता, स्थायित्व, निरंतरता इत्यादि। तो वेबर ने नौकरशाही जो के ऊपर उनके जो विचार हैं इसके बारे में विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। हम आदर्श प्रारूप नौकरशाही की क्या विशेषता है यह भी हम विशेषकर समझने का प्रयास करेंगे। वेबर जो है उनका अध्ययन की पद्धति क्या थी, किस प्रकार से उन्होंने आदर्श प्रारूप का निर्माण किया, क्यों किया और किस वजह से किया, और जो है उन्होंने आदर्श प्रारूप नौकरशाही की क्या विशेषता होती है, इसे आदर्श प्रारूप क्यों कहा जाता है, ये सारी बातें हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम एफ.एम. मार्क्स के बारे में जानें। एफ.एम. मार्क्स जो है वो नौकरशाही के बारे में क्या विचार रखते हैं। वो कहते हैं नौकरशाही 4 प्रकार की होती है, या यूँ कह लीजिए 4 अर्थों में प्रयुक्त होती है।
पहला तो कहते हैं जब भी हम नौकरशाही कहते हैं तो या तो इसको हम एक विशेष प्रकार के संगठन प्रारूप के रूप में देखते हैं, यानी संगठन के कई प्रारूप होते हैं। आप जानते हैं एक तो वो पद सोपानी के ढांचे वाला जो सामान्यतः नौकरशाही के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है, और एक टीम प्रकार के भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं। तो ये जो है विशेष प्रकार का एक संगठन प्रारूप है। तो नौकरशाही जब हम बोल रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों का एक वर्ग और जो है ना लोक सेवकों का एक वर्ग, जहाँ ये एक संगठन का प्रारूप है। वो निजी क्षेत्र में भी हो सकता है, सरकारी क्षेत्र में हो सकता है, ये सैनिकों के लिए भी हो सकता है, चर्च में भी हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर एक विशेष प्रकार का संगठन प्रारूप है। दूसरा वो कहते हैं कि व्याधि के रूप में ना, कई बार हम नौकरशाही बोलते हैं कि भाई ये संगठन जो है नौकरशाही से ग्रस्त है, यानी एक बीमारी से ग्रस्त है। और वो बीमारी क्या है इसकी चर्चा अपन करेंगे बाद में। तो कई बार एक बीमारी के रूप में ये जो है नौकरशाही शब्द का प्रयोग होता है एक विशेष संगठन प्रारूप में। कई बार इसको एक बड़ी सरकार के अर्थ में लिया जाता है। यानी जब हम नौकरशाही की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में छवि क्या आती है, वो छवि आती है कि जहाँ भी बड़ी सरकारें हैं या बड़े संगठन हैं वहाँ के प्रशासनिक तंत्र को नौकरशाही कहा जाता है। और इसी प्रकार चौथा जो अर्थ है वो ये है कि यह स्वतंत्रता के घोर विरोधी के रूप में, नागरिक स्वतंत्रता के, यानी नागरिकों का शोषण करती है। कोई भी अगर प्रशासनिक तंत्र व्यवस्था जो नागरिक अधिकारों का शोषण करती है तो हम कहेंगे कि भाई ये तो नौकरशाही की तरह इसका आचरण है। तो ये चार अर्थों में ये FM मार्क्स ने इसके बारे में बताया। अब हम एक एक करके देखें कि एक विशेष प्रकार के संगठन से तात्पर्य है कि पिफनर, ग्लैडन और मैक्स वेबर भी इसी अर्थ में नौकरशाही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। एक विशेष संगठन का मतलब व्यक्ति और कार्यों का एक ऐसा व्यवस्थित संयोजन है, व्यक्ति और कार्यों का, जिससे निर्धारित लक्ष्य प्रभावशाली तरीके से सामूहिक प्रयत्न द्वारा पूरे किए जाते हैं। तो आप देखिए कि इसमें होता क्या है कि संगठन जो है उसमें जितने भी प्रकार के पद हैं उन पदों को एक पद सोपानी तरीके से क्रम में उसको व्यवस्थित कर लिया जाता है। एक प्रत्येक व्यक्ति के पद के और जो है कर्तव्य और दायित्व वो निर्धारित होते हैं, और प्रत्येक पद के मध्य जो है एक कार्यात्मक संबंध स्थापित कर दिया जाता है। नियम प्रक्रियाएं जो है सुस्पष्ट होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को क्या कार्य करना है, नहीं करना है, यह भी उसका क्षेत्राधिकार निश्चित कर दिया जाता है। इस प्रकार से यह एक बहुत सारे व्यक्तियों का एक ऐसा कह सकते हैं इंटर रिलेशनशिप है, अंतर संबंध पैदा हो जाता है, जिसमें हर व्यक्ति अपना अपना कार्य कर रहा है। एक मशीनीकृत प्रकार का ढांचा बन जाता है। हर पद अपने अपने कर्तव्य दायित्व को निर्धारित नियम प्रक्रिया के अनुसार पूरा करता है, और जो है पदों के मध्य कार्यात्मक संबंध होते हैं, और इस प्रकार सभी अपना अपना कार्य पूरा करके संगठन का जो उद्देश्य है उसको पूरा कर लेते हैं। तो इस प्रकार यह जब हम कहते हैं कि संगठन के रूप में नौकरशाही प्रयुक्त हो रही है तो ये मान लीजिए कि कोई भी, चाहे वो निजी क्षेत्र का हो और या सरकारी क्षेत्र का, हर जगह हम यही देखते हैं कि भाई हर संगठन में जो है कार्य विभाजन होता है, दायित्व विभाजन होता है, प्रत्येक पद के कर्तव्य दायित्व परिभाषित होते हैं, नियम प्रक्रियाएं होती हैं। तो इस रूप में ब्यूरोक्रेसी जो है वो एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। वो निजी क्षेत्र में भी आप देखेंगे और सरकारी क्षेत्र में भी देखेंगे। हर जगह जो है जहाँ भी एक व्यवस्थित संगठन के रूप में आपने कार्य करना प्रारंभ किया तो वहाँ पर आपको नौकरशाही प्रकार का संगठन दिखाई देगा। यानी नौकरशाही एक विशेष संगठन की जब हम बात कर रहे हैं उसका अर्थ हुआ एक विशेष प्रकार का कार्य संयोजन। कई बार नौकरशाही को, जैसा मैंने कहा, एक व्याधि के रूप में भी देखा जाता है। व्याधि का मतलब बीमारी, यानी कोई किसी भी संगठन में अगर वहाँ के कार्य करने वाले जो लोग हैं वो मनमानेपन पे उतर आए, नियम प्रक्रियाओं को तोड़ मोड़ के अपने जो हितों के अनुसार जो है कार्य करना शुरू करें और भ्रष्टाचार करें, मनमानेपन करें, अपव्यय करें, तो हम कहें ये तो मतलब नौकरशाहीकरण कर दिया संस्था का, और जो है बीमारी लग गई है। और ये बीमारी क्या है कि आप नियम अनुसार ही काम करेंगे और एक्स के लिए,
जिसको आप नहीं जानते, और वही जिसको आप जानते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है या उसने आपको पैसे दिए हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, नियम प्रक्रियाओं को सहज बना देंगे, सरल बना देंगे, उसकी अलग प्रकार से व्याख्या कर देंगे। तो ये जो है एक सही व्यक्ति के लिए जो वास्तव में नीडी है, जो उसकी आवश्यकता है, आपको ये इस वस्तु और सेवाएं उसको डिलीवर करनी चाहिए थी, उसको तो आप, चूँकि उससे आपका कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो आप जो है नियम प्रक्रियाओं को जटिल बना देंगे और उसके लिए वस्तु सेवाएं मुश्किल कर देंगे उपलब्ध होना, और जो आपके जान पहचान का है उसके लिए आप सरल बना देंगे। तो यह नहीं भावना है कि भाई जो व्यक्ति जिसके लिए संस्था है, जो कर्तव्य दायित्व है मेरा कि उसकी सेवा करनी है, तो यह भाव नहीं रहता। भाव ये रहता है कि हम जो काम कर रहे हैं उससे हम और कुछ एक्स्ट्रा कैसे कमा लें, तो या हम अपना प्रभाव कैसे बढ़ा लें। तो आप देखिए कि जिस संस्था में नियम जो है उसमें लोचशीलता नहीं रहती, दैनंदिन कार्यों के प्रति जो है लगाव दिखाई नहीं दे, एक रूटीन काम करना पसंद करेंगे, इनोवेशन या आप कह सकते चैलेंजिंग वर्क या कोई परिवर्तन की बात नहीं करें, तो जहाँ पर काम करने के प्रति, एक रूटीन काम करने के प्रति जो है एक आपका लगाव है, लेकिन नए कार्य और परिवर्तन के प्रति लगाव नहीं है। आप नियमों में फ्लेक्सिबिलिटी लाकर अपने जो क्लाइंट है उसको आप सेवा नहीं देना चाहते हैं, और जहाँ भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ पैदा हो जाए तो आपको एक डिसीजन लेना है, उसमें आप बहुत डिले कर रहे हो क्योंकि आप जिम्मेदारी से बचना चाहते हो, आप प्रयोग नहीं करना चाहते, नए नए जो पारंपरिक तौर तरीका चला आ रहा है उसी हिसाब से काम करें, यानी आप बचना चाहते हो, आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो। तो ये सब अगर लक्षण आपको किसी संगठन में दिखाई दे तो आपको कि ये तो इसमें बीमारी लग गई, ये बीमारी क्या है, ये तो नौकरशाही बीमारी है। तो लास्की जो है नौकरशाही को इसलिए एक बड़ा कठोर, यांत्रिक और अमानवीय, औपचारिक और आत्मा रहित काठ की संज्ञा देते हैं। मैंने एक ऐसा जो है लॉग है, लकड़ी का एक गट्ठर है या लकड़ी का एक जो है लॉग है जिसमें कोई आत्मा नहीं है, वो नियम प्रक्रिया के अनुसार, जो सामान्यतः हम ऑफिसेस में देखते हैं, जो क्लर्क्स वगैरह नियम के अनुसार काम करेंगे, आप जो है अपनी पीड़ा व्यक्त करते रहो, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि भाई नियम के अनुसार अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स और ये जो है फुलफिल करते हो योग्यता, तो आप करेंगे, और यह तो केवल यह नैतिकता दिखाने की। लेकिन अगर आप कोई ईज मनी जिसको कहते हैं ना कि पाम ग्रीजिंग कर दो, यानी पैसे दे दो आप, तो देखो वो सारी नियम प्रक्रियाएं जो हैं सरल कर दी जाएंगी आपके लिए। तो ये बीमारी है। तीसरी जो बात मार्क्स ने कही थी वो एक बड़ी सरकार के अर्थ के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्तमान युग में हम देखते हैं कि जो भी संगठन, बड़े संगठन, क्योंकि प्रोडक्शन है गुड्स ऑफ सर्विसेज का, वो बड़ा लार्ज स्केल पे होता है। ये एक पूंजीवादी जो है अर्थव्यवस्था में आप लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस देखें, चाहे सरकार भी है, सरकार लोक कल्याणकारी होती जा रही है तो उसके दायित्व भी बढ़ते जा रहे हैं। तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए अपना आकार बढ़ाते हैं और जो है अपना विस्तार करते हैं अपने सर्विसेज का। तो ऑर्गेनाइजेशन बड़े होते जा रहे हैं, है ना। तो जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हो, व्यापारिक संगठन हो, सरकार हो, सब जगह क्या होता है कि कार्यों का विभाजन होता है, हमको एक नियंत्रण स्थापित करना पड़ता है, हमको नियम प्रक्रियाएं बनानी पड़ती। जैसे आप ये काम करना शुरू करते हो तो वो क्या हो गया, ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो गया, नौकरशाहीकरण हो गया। तो ये जहाँ भी संगठन बड़ा होता जाता है हम कहते हैं ब्यूरोक्रेटाइजेशन। अगर संगठन बहुत छोटा हो, 2, 4, 5 लोगों का हो, तो वहाँ एक टीम भावना बन सकती है, यानी सभी समान है, सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं, वहाँ कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, तो वो टीम बन जाएगा। लेकिन ये छोटे स्तर पर ही हो सकता है। लेकिन अगर बड़े स्तर पर हमको संगठन चलाना है तो फिर तो ये पॉसिबल नहीं। फिर क्या है कि आपको जो है कार्य विभाजन, नियंत्रण, विशेषज्ञता, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और ऐसा करते ही वो क्या होगा, ब्यूरोक्रेसी यानी ब्यूरोक्रेटाइजेशन कहलाएगा, यानी नौकरशाही हो गया, नौकरशाहीकरण हो गया संगठन का। तो ये बड़े संगठनों के अर्थ के रूप में भी देखा जाता है। और चौथी बात जो मार्क्स ने कही थी वो ये था कि ब्यूरोक्रेसी को हम नागरिक स्वतंत्रता के घोर विरोधी के रूप में देखते हैं।
जैसे मैंने अभी तक आपको बताया कि नौकरशाही जो है वो नियम प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करती है, दिखावा भी करती है कई बार कि भाई नियम के अनुसार हम काम करते हैं और हम तो तटस्थ हैं, हम किसी मूल्य और भावनाओं से परे हैं, जो नियम जैसा कहता है वैसा करेंगे। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि नियम प्रक्रियाओं को वो जो है अपने सुविधा अनुसार इंटरप्रेट करते हैं। आपके लिए कुछ नियम का अर्थ अलग हो सकता है क्योंकि आप उनके करीबी हैं, मिलने वाले हैं, या आप उनको जो है उस कार्य के लिए धन का प्रलोभन दे रहे हैं। और अगर कोई जेन्युइन आदमी जो जिसके पास पैसा नहीं, धन नहीं, जो आप वो उसको जानता नहीं, तो उसको जो है नियम प्रक्रियाओं के आड़ में जो है उसके कार्य को मना कर सकते हैं, उस पर अतिरिक्त दबाव डालेंगे कि भाई या तो हमें कुछ जो है आप धन वगैरह उपलब्ध कराइए, हमारी पहले सेवा कीजिए तब हम आपकी सेवा करेंगे। तो ये नियम प्रक्रियाएं जो है उनके लिए दोधारी तलवार है। तो और साथ ही साथ कई बार ये अपने उत्तरदायित्व से बचने के लिए भी नियम प्रक्रियाओं की आड़ लेते हैं, कई बार अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए नियम प्रक्रियाओं की आड़ लेते हैं। तो नियम प्रक्रियाओं की आड़ में है ना वो अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं और नागरिकों की जो स्वतंत्रता है, उनको जो शासन व्यवस्था से जो मिलना चाहिए, उनको जो हक मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए लास्की जो बड़े इसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि ये आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है ना, कि नौकरशाही नियमों के लोकतंत्र के आड़ में अपनी जो है शक्तियों को बढ़ाती जाती है और उसकी शक्तियाँ अगर बढ़ रही है तो निश्चित रूप में नागरिकों की जो स्वतंत्रता है उसका हनन हो रहा है, उनका जो अधिकार है उसमें कमी आ रही है। तो कुल मिलाकर नौकरशाही क्या है? नौकरशाही अधिकारी और कर्मचारियों का एक ऐसा वर्ग है जो कहने को सरकार के जो है विभिन्न दायित्वों को पूरा करता है। जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो सरकार के विभिन्न दायित्वों को पूरा करते हैं, नियम प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें कार्य करना होता है। एक विशेष प्रकार का ये संगठन प्रारूप है जो जनता के प्रति उसको उत्तरदायी होना चाहिए, लेकिन ये अनुत्तरदायी रहकर अकाउंटेबिलिटी इसलिए नहीं है कि जनता उसको हटा नहीं सकती। आप जनप्रतिनिधियों को शिकायत कर सकते हो, जनप्रतिनिधि उनके विरुद्ध एक्शन ले सकते हैं, लेकिन जनता स्वयं उनके विरुद्ध एक्शन नहीं ले सकती है। तो इसलिए वो अनुत्तरदायी रहकर राज्य की शक्तियों का प्रभावी प्रयोग करता है और इस प्रकार से ये अपने आप में एक सेंटर ऑफ पावर बन जाता है, ये एक क्लास बन जाता है। तो नौकरशाही जो है वो स्थायी जो है कार्यपालिका है। नौकरशाही अधिकारी और कर्मचारियों का वर्ग समूह है। आम भाषा में उसको लोक सेवक भी कहते हैं। लोक सेवकों का वर्ग जो अपनी योग्यता के आधार पर सरकार के विभिन्न पदों पर आसीन होता है और कर्तव्य का दायित्व का जो है पालन करता है। लेकिन चूँकि इसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि सत्ता के करीब रहता है, नियम प्रक्रियाओं के आड़ में जो है इसकी शक्तियाँ बढ़ती चली जाती है और ये एक शक्ति का नया वर्ग या केंद्र बन जाता है। तो ये तो आप देखिए ब्यूरोक्रेसी जो है, अगर हम इसको सही अर्थों में देखें तो ये सरकार का प्रशासनिक तंत्र है ना, और इसके बगैर तो काम चलेगा भी नहीं सरकार का। सरकार को कोई भी कार्य कराना है तो अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से ही कराने पड़ेंगे। और ये जो अधिकारी और कर्मचारी वर्ग है उसके अलावा तो आपके पास और कोई उपाय नहीं है कि आप किससे काम करवाओगे। ये कार्य विशेषज्ञ होते हैं, अपने विषय को समझते हैं, पेशेवर हैं, दक्ष हैं, कुशल हैं, ये सारी बातें हैं। अब समस्या है कि हमने अभी तक इतनी सारी बातें कही कि इसमें नकारात्मकता भी है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो उनके मालिक हैं, जो राजनीतिक कार्यपालिका है, उनको नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आपके घर में आपका नौकर आपकी बात नहीं मानता, वो चोरी करता है, वो पड़ोसियों के लिए एक सिरदर्द बना है, तो ये जिम्मेदारी जो है मालिक की है कि वो अपने नौकर को कंट्रोल करे। इसीलिए बाद में हम देखेंगे कि नौकरशाही के बारे में वेबर क्या कहते हैं। वो कहते हैं अच्छा सेवक है, बुरा मालिक है। तो सेवक को सेवक की भांति रखना चाहिए, यू मस्ट कंट्रोल, है ना, आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। और जनप्रतिनिधियों की से यह अपेक्षा है। परंतु अगर जनप्रतिनिधि ही जिसको कह सकते हैं कि लल्लू पंजू हैं, दे डोंट नो, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स, दे आर नॉट एथिकल, तो फिर कैसे काम चलेगा।
तो कई इसलिए अक्सर हम देखते हैं कि जो है एक बुरे लोकतंत्र में जो राजनीतिज्ञ हैं और नौकरशाह हैं, इनका एक गठजोड़ बन जाता है और ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन जाता है। इसलिए अब तीसरा जो बचा वो है नागरिक को इकट्ठा होकर अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, क्योंकि अब एक नहीं दो मास्टर्स हो गए। तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए नागरिकों को सजग होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं नौकरशाही के जो अवधारणा थी, हमने उसको आज पूरा किया। अब दूसरे भाग में मैक्स वेबर के विचारों के बारे में जानेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।